हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर हुमानास। और आज जो टॉपिक लेके मैं आई हूँ वो है हाइपोथेसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप रिसर्च में रिसर्च कर रहे हैं, अभी आप मास्टर स्टूडेंट हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या अभी अगर आप मास्टर्स में हैं तो आपको डिसर्टेशन करना है, तो ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम अपने जब हम रिसर्च करते हैं तो हम जब ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं तो हम उसकी कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं अपने जो भी हमें मेज़र करना है उसको टेस्ट करने के लिए। क्योंकि इसीलिए अगर हम हाइपोथेसिस को एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें या बताना चाहें तो ये कहा जाता इसको, ये है ए टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कि एक किसी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सोल्यूशन बनाते हैं। मल्टीपल आप देखिए कि जब हम अपनी ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हैं तो आप उनको मेज़र करना है तो किस क्राइटेरिया पे करते हैं, किन क्राइटेरिया को मतलब चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए हम एक टेंटेटिव सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। इसीलिए बहुत सारे मल्टीपल इसके डिफिनेशंस हैं और इसके कॉन्सेप्ट के वाइज कहा जाता है कि ए testable statement of a potential relationship between two or more variable is called hypothesis. ओके, तो जब मोस्टली जैसे है कि जब कोई रिसर्चर किसी रिसर्च प्रॉब्लम के को चूज करता है तो वो उसके एक टेंटेटिव सॉल्यूशन को एक टेस्टेबल प्रपोजिशन के उस कॉन्सेप्ट में मान लेता है। उसके उसमें उसको क्योंकि आपको हर हाल में उसको टेस्ट करना है और उसके टेस्ट करने के लिए आपको हाइपोथेसिस आपके पास होनी चाहिए, जिसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होती है। और जो हम मोस्टली अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं वो हम नल हाइपोथेसिस ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। अगर आप शोध गंगा पे या वैसे अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में या मतलब आप किसी की रिसर्च कर रही है, मोस्टली अगर वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नल हाइपोथेसिस ज़रूर मिलेगा। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीपल टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, कितने तरह की हाइपोथेसिस होती है, जिसमें सबसे पहले हम मूव करते हैं ये समझते हैं कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या है। ओके, तो रिसर्च प्रॉब्लम में जैसे इसमें अभी मैंने आपको बताया कि ए हाइपोथेसिस इज ए conjectural situation and of the relation between two or more variables. Hypotheses are always in declarative sentence form and they relate either generally or specific variable to variable, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल्स की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, एंड रिसर्च प्रॉब्लम में जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करते हैं तो वहाँ पे उसके टेंटेटिव सॉल्यूशन के लिए एक टेस्टेबल प्रपोजिशन प्रिपेयर करते हैं के रूप में उसको यूज करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल है वो तीन स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे है। पहला है नंबर ऑफ वेरिएबल, सेकेंड है स्पेसिफिक रिलेशन ऑफ वेरिएबल एंड थर्ड है स्पेसिफिक पर्पस। ठीक, तो फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होगी, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल हाइपोथेसिस में अगर हम बात करें तो इसमें दो वेरिएबल की नीड होगी हमारी। जैसे अगर हम बात करें तो स्टूडेंट स्ट्रेस की बात करते हैं एंड वहीं पे हम उनकी इमोशनल मैच्योरिटी की बात करते हैं। अगर हमने ये दो वेरिएबल लेके अपना रिसर्च की है या हम अपने स्टडी में इन दो वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको क्योंकि मेरी फील्ड एजुकेशन से है, मैं आपको वहीं से एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। तो जैसे मैं ये मेरे डिसर्टेशन जो मैंने किया उसका टॉपिक में मैंने मेरे ये दो वेरिएबल थे, जिसमें एक था स्टूडेंट स्ट्रेस और दूसरा था इमोशनल मैच्योरिटी। और बेसिकली जो मेरे स्टडी थी वो थी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मदर के कंपेरेटिव स्टडी की थी कि उनके जो बच्चे हैं उनमें उनका स्टूडेंट स्ट्रेस और इमोशनल मैच्योरिटी मुझे जाननी थी कि वर्किंग मदर के बच्चों की क्या है और नॉन वर्किंग की क्या है। ठीक, तो जैसे इसमें दो वेरिएबल थे, ये दो वेरिएबल है।
अब इसके लिए सॉरी एक इन दोनों के लिए इन दोनों वेरिएबल में के लिए रिलेशन जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू उसका आंसर दिया जाता है। जैसे इसका मैं एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हूँ फॉर रिलेशनशिप, ठीक है। तो देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स स्ट्रेस एंड देयर इमोशनल मेच्योरिटी। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, दोनों का रिलेशनशिप। हम इसमें मल्टीपल हाइपोथेसिस प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, देयर, अगर हम अपनी स्टडी में ये सारी चीज़ें मतलब इंक्लूड कर रहे हैं तो हम इनके बेसिस पे भी अपनी हाइपोथेसिस, वो हम आपको अलग अलग आगे जब प्रिपेयर करूँगी और बताऊँगी तो उसमें मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे जो बात कर रही हूँ मैं वो रिलेशनशिप की है, कि यहाँ पे रिलेशनशिप हम चेक कर रहे हैं कि इनके बीच में क्या, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अब हो सकता है जब टेस्ट करें तो हो सकता है पॉजिटिव ना हो, तो वो मेरा, यानी कि जो एक टेंटेटिव मैंने स्टेटमेंट प्रिपेयर किया इसके लिए वो ये है कि देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्टूडेंट स्ट्रेस एंड देयर इमोशनल मैच्योरिटी। ओके, इसी तरह अगर नेक्स्ट बात करें हम कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल की इंक्लूड होते हैं, ठीक। ये सिर्फ 2 तक नहीं लिमिट होता है, इसमें 2 से ज़्यादा होते हैं। और इसमें एक क्या नाम है, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बताया जाता है। जैसे किसी सिटी के हाईली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में अगर स्मोकिंग टेंडेंसी देखी जाती है, और अर्बन या मिडिल क्लास के लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को आप देखें तो उनमें इस चीज़ को ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे जो मेन है स्मोकिंग टेंडेंसी देखी जाए वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से अफेक्ट हो रही है। ओके, कभी जैसे एक मॉडर्न उसमें और एक रूरल बैकग्राउंड के बंदे में हो सकता है वो टेंडेंसी सेम हो, लाइक जैसे मैंने कहा स्मोकिंग की, बट वो एक बहुत ही अलग तरह से आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे है, अब हमने यहाँ पे 3 लिया। अब अगर हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से लेंगे तो 3 कैटेगरी के लोग, यानी कि वो 3 वेरिएबल्स हमें मिल रहे हैं, एक हाईली, एक मॉडरेट और एक लोअर क्लास का, ठीक है। अब वो टेंडेंसी इसमें, और यहाँ पे मेन क्या आप चेक कर रहे हो, स्मोकिंग टेंडेंसी, यानी कि 3 वेरिएबल्स पे आप उस टेंडेंसी को चेक कर रहे हो कि किन में ज़्यादा होती है, किन में कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने कहा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में वो आपकी आती है 3 वेरिएबल्स में, और सिंपल में हम 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल। ओके, तो इसमें 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस और एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। तो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस में जो जैसे बिहेवियर में डिफरेंस की वजह से यूनिवर्सल हाइपोथेसिस अपने आप ही एक लिमिट में बंध जाती है। इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि किस तरह से होता है। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात करें तो वो इंक्रीज होती है रिवॉर्ड ऑफ प्रेज से, ठीक। यानी कि बच्चे की लर्निंग प्रोसेस होती है, आप लोग अगर आप एजुकेशन फील्ड से हैं और या फिर नहीं भी है, चलिए छोड़िए इस चीज़ को, स्कूल में देखें बच्चों को जब, या घर में आप एज अ पेरेंट्स एज अ टीचर किसी भी तरह हम आप बच्चों को जब प्रेज करते हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं, उनकी किसी गुड अच्छा कुछ बिहेव करते हैं वो, या फिर उन्होंने कुछ अच्छा स्कूल में किया हो, स्पोर्ट्स में अच्छा किया हो, तो अगर उन्हें स्कूल से रिवॉर्ड मिल रहा है, पेरेंट्स भी रिवॉर्ड देते हैं, तो क्या है वो लर्निंग इंक्रीज होती है। जिस चीज़ के लिए आप उन्हें रिवॉर्ड करते हो तो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ये चीज़, ये जो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है, ये एक तरह से मतलब एक हाइपोथेसिस प्रिपेयर की कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो रिवॉर्ड और प्रेज से इंक्रीज होती है। ये एक हाइपोथेसिस प्रिपेयर की जा रही है और उसको फिर टेस्ट किया जाएगा कि क्या रियल में ये चीज़ है कि आपके रिवॉर्ड एंड प्रेज से बच्चे में लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज हो रही है, या फिर कोई और इफेक्ट निकल के आएगा कि इससे डिक्रीज भी हो रही है। तो मतलब इस तरह की जो हाइपोथेसिस हम प्रिपेयर करते हैं वो हमारी यूनिवर्सल हाइपोथेसिस होती है। सेकंड है फिर एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। ऐसे हाइपोथेसिस को कहा जाता है कि जो सभी लोगों में या सिचुएशन के लिए
नहीं तो कम से कम एक इंडिविजुअल या किसी एक सिचुएशन के लिए डिफाइन की वे से सही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें आपको एग्जाम्पल दूँ कि अगर ये हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, हम इसको फ्रेम करते हैं, तो क्लास में कम से कम एक स्टूडेंट तो ऐसा है जिसमें लर्निंग प्रोसेस पनिशमेंट से इंक्रीज होती है, और हो सकता है किसी में डिक्रीज भी होती हो। ठीक है, यानी कि जो बात यहाँ पे की जा रही थी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग प्रेज और रिवॉर्ड से इंक्रीज हो रही है, इसमें जस्ट अपोजिट है। कभी कभी हमारी वो चीज़ क्या होता है कि हमारी डिक्रीज भी होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को किसी चीज़ के लिए डांटा जाता है तो वो उस पर ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है या उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। डर से भी होता है कि टीचर ने डांटा, किसी टीचर का डर होता है बच्चों को। मैं अनलाइक मुझे देखें, आपको होमवर्क मिला, आपने किया या नहीं किया, कभी आपको पनिशमेंट मिली, एक बार आप भूलेंगे अपना होमवर्क करना, नेक्स्ट टाइम से नहीं भूलेंगे। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे इस तरह की हाइपोथेसिस को एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस में फर्स्ट है कैजुअल हाइपोथेसिस, और सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। कैजुअल हाइपोथेसिस में कि रिसर्चर ये हाइपोथेसिस तब करते हैं जब मतलब इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप एक हाइपोथेसिस प्रिपेयर करिए कि आपके मतलब फटीग की वजह से आप किसी की लर्निंग में इफेक्ट आ रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसे थकान महसूस हो रही है, इसलिए उसकी लर्निंग इफेक्ट हो रही है किसी वजह। हो सकता है कि वो बीमार है या जो भी रीज़न है, हो सकता है उसकी वजह से उसकी लर्निंग इफेक्ट हो रही है यहाँ पे। और अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो मे बी जिसमें आप उसका रिजल्ट पाओगे कि मे बी उसका फटीग की वजह से नहीं, उसके और किसी और रीज़न की वजह से उसका हाइपोथेसिस है वो बनाई इसीलिए जाती है कि आप उनको टेस्ट करो और फिर उनको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट होने के रीज़न दो। तो यहाँ पे है, तो हो सकता है वो बस जब आप उसको टेस्ट करो तो उसमें आपको ये पता है कि उसका रीज़न सिर्फ फटीगनेस नहीं है, उसके रीज़न में और भी हो सकता है, उसको वो चीज़ लर्न करने में या समझने में या जानने में जिस टेक्निक का यूज़ हो रहा है वो टेक्निक ना हो। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव। इसमें जो बिहेवियर की बात की गई थी उसको मतलब जैसे आप किसी स्टूडेंट का या किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उस सिचुएशन में जिसमें वो होता है उसी के रूप में उसको जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि रिसर्चर ये हाइपोथेसिस तब करते हैं जब कहा गया कि जैसे आपको थकान से किसी पर्सन में कि लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका एग्जांपल ये रहेगा कि उसके थकान में जो होने वाला बिहेवियर जो उसके फटीगनेस से जो उसके बिहेवियर में जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, उसको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दीजिए, आप डिटेल उस पर स्टडी करिए, देन आप उसका रीज़न बताइए। जैसे अभी यहाँ पे कहा गया कि हो सकता है आपकी लर्निंग इफेक्ट हो आपके फटीग की वजह से, आप बहुत ज़्यादा थके हो इस वजह से। जैसे एक दिन आप बच्चा गया स्कूल गया, स्कूल से आया, हो सकता है उसको अगले गेम क्लास के लिए जाना है, म्यूजिक क्लास के लिए जाना है, बट वो थका हुआ है तो वो नहीं जानेगा, वो अपनी तो उससे क्या होगा, वो नहीं गया, उसको नहीं करना, या वो गया तो वो उससे अच्छे से लर्न नहीं किया, चीज़ों को सीखा नहीं, तो वो इफेक्ट हो रहा है। या हो सकता है कि उसका किसी से लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ, या पेरेंट्स या टीचर किसी की बात से वो इफेक्ट हुआ हो जिसकी वजह से उसकी लर्निंग पे इफेक्ट हो रहा है। तो वो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस हम जब प्रिपेयर करेंगे तो हम उसकी डिटेल रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस बिहेवियर। ओके, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा यही है, इसी के और दो स्टेप्स और है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस के, जिसमें है रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस को वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसमें रिसर्चर जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, फ्रेम करते हैं, तो यही चाहते हैं कि रिसर्च के जो रिजल्ट हो वो उनकी रिसर्च हाइपोथेसिस से कंफर्म हो जाए। और जैसे मैंने पीछे भी कहा है कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सेप्ट हो, वो हम उसका एक टेंटेटिव सोल्यूशन देते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, कहा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम पे, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड, गर्ल्स का रिजल्ट गर्ल्स ज़्यादा स्कोर करती हैं इन कंपेरिजन बॉय के,
ठीक, ये बात कही, सब कह रहे हैं, पूरी सोसाइटी कह रही है, और चलिए आपको दिख भी रही, बट क्या ये चीज फैक्ट है? क्या हम इसको इस तरह से मान सकते हैं? नहीं, इसको जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसका एक कंफर्म रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये मेरी हाइपोथेसिस है कि लड़कियों अच्छा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी हैं इन कंपेरिजन लड़कों के, बट ये हाइपोथेसिस है, ये कंफर्मेशन नहीं है। इसको इसके लिए आप कोई फैक्ट रिजल्ट नहीं बता रहे हो कि कैसे आपने टेस्ट किया, क्या किया, ये नहीं कह रहे हो। ओके, तो यहाँ पे भी ये चीज़ है कि यहाँ पे रिसर्च हाइपोथेसिस में ये होता है कि जो रिसर्चर अपनी, मैंने ये अपनी हाइपोथेसिस बनाया, मैं चाहती हूँ ये एक्सेप्ट हो जाए, इसको एक्सेप्ट होना है। तो इसमें जो पर्सन का जो मेन जो है उसके ऑपरेशनल स्टेटमेंट होते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, रिसर्च हाइपोथेसिस में भी दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, डायरेक्शनल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल की बात करें कि वन डायरेक्शन में आ रही हो, इसको बताया जा रहा है, और वो जिसका एक डायरेक्शन एकदम क्लियर कट हो। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर बात करें डायरेक्शन की, जैसे आपको एक दो ग्रुप दिए जा रहे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो माना पहले में एक स्टेटमेंट दिया गया कि ग्रुप ए ग्रुप बी से सुपीरियर है इंटेलिजेंस में। ओके, तो अब इसके लिए मैंने एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई जिसको वन टेल हाइपोथेसिस भी कहेंगे, कि ग्रुप बी इज सुपीरियर देन ग्रुप ए, या फिर ऐसे कहेंगे इंटेलिजेंस इज द सेम बोथ ए एंड बी। यानी कि अगर हम कहा ये चीज कहें कि दोनों ग्रुप्स के में इंटेलिजेंस सेम है, तो ये हमारी नॉन डायरेक्शनल होगी, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें। बी भी हो सकती है, यानी ग्रुप बी के भी जो स्टूडेंट है वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और ग्रुप ए के भी। बट अगर हम डायरेक्शनल की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे ग्रुप बी इज सुपीरियर दैन ग्रुप ए। ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं वो हम आफ्टर टेस्ट करने के बाद, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के बाद ही इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मदर का, मेरा जो रिजल्ट आया था वो नॉन वर्किंग बच्चों में ज़्यादा स्टूडेंट स्ट्रेस कम देखा गया था इन कंपेरिजन वर्किंग मदर की। यानी कि एक डायरेक्शन था वहाँ पे ये कभी कभी ऐसे रिजल्ट भी आ जाते हैं कि दोनों में सेम है। सेम होने का मतलब है कि हमारी रिजल्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको नॉन डायरेक्शनल कहा जाता है, और इसको ये भी कहा जाता है कि नो नो हाइपो वो नॉन डायरेक्शनल एंड टू टेल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद करेंगे हम नल हाइपोथेसिस की बात। नल हाइपोथेसिस मोस्टली यूज होती है, मोस्ट स्टडीज में हम नल हाइपोथेसिस यूज करते हैं। नल हाइपोथेसिस टोटली डिफरेंट होती है रिसर्च हाइपोथेसिस से, और इसमें नो इफेक्ट देखा जाता है। जैसे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स, working mothers child in comparison their emotional maturity की वजह से there is no significant difference। यानी कि हम ये मान रहे हैं कि इनके बीच में कोई significant difference नहीं है, बट रिजल्ट कुछ और ही कहेंगे। ये मेरी बनाई हुई नल हाइपोथेसिस थी, इसका रिजल्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी टेस्ट होके आएगा। तो डायरेक्शनल में भी जा सकता है, और ऐसा हो सकता है कि नॉन डायरेक्शनल में भी जाए। ओके, तो इसमें हम मोस्टली नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बात करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, और इस नल हाइपोथेसिस को हम हाइपोथेटिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इस नल हाइपोथेसिस को हम नल हाइपोथेटिकल मॉडल भी जानते हैं। और ये जो पूरा था ये हमारा हाइपोथेसिस था। हम हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, क्या है, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको आगे इसके डिटेल में विद एग्जाम्पल बताऊंगी कोई टॉपिक लेके। और इसी के रेफरेंस में जैसे मैंने वेरिएबल बताया आपको, मैंने आपको रिसर्च यहाँ पे आपको सॉरी हाइपोथेसिस के बारे में बताया, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी वो मैं इस पर लेके आऊँगी कि हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल। वहाँ पे आपको वेरिएबल, उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम करते हैं, एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ लेके आऊँगी कि क्या कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगी आपके रिसर्च प्रपोजल पे, कि रिसर्च प्रपोजल वो कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू सो मच।